नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। कल हमने आपके साथ काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी जो हमारे पास प्रेशर से रिलेटेड टर्म थी वो स्टडी की थी। आज हम आपके साथ इससे नेक्स्ट पार्ट जो है स्टडी करने जा रहे हैं। सो आई होप कि आपको वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्लोटेशन एंड सरफेस टेंशन। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे आपके साथ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, यानी आपके पास जो मैकेनिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स थे। उसके बाद हमारे पास साउंड से रिलेटेड, फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड एंड उसके बाद जो भी जनरल प्रॉपर्टीज़ है वो हम आपके साथ स्टडी करेंगे। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्लोटेशन आपको पता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है। तो आइए जानते हैं कि फ्लोटेशन किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है आपके पास फ्लोट कर सकता है। सो देयर इज़ एन एप्रीशेंट लॉस इन द वेट ऑफ द बॉडी विच इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। तो आपके पास जो प्रिंसिपल है फ्लोटेशन का वो आपको क्या कहता है कि वही बॉडी आपके पास वाटर में फ्लोट कर पाएगी जो कि अपने वेट के इक्वल, वेट के बराबर। यानी मान लीजिए अगर कोई बॉडी 2 kg की है और वो 2 kg बॉडी का वेट है एंड वो अगर वो 2 लीटर वाटर को डिस्प्लेस कर देती है सो वो अपने पोजीशन के ऊपर फ्लोट कर सकती है। अब फ्लो ऑफ या जो लॉ है फ्लोटेशन के उसके ऊपर चलते हैं। सो यहाँ पे आपको लॉज कहते हैं अ बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड इफ डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज लेस देन और इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। पहला लॉ कहता है कि जो डेंसिटी होगी, जैसे हम वाटर की डेंसिटी कितनी लेते हैं 998। ओके, 998 के आसपास हम वाटर की डेंसिटी लेते हैं। तो अगर इससे कम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है तो वो आपके पास वाटर में फ्लोट करेगी। एंड डेंसिटी के यूनिट आपके पास केजी होते हैं। ओके, केजी पर मीटर क्यूब। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है इफ़ डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड द बॉडी फ्लोट फुली सबमर्ज्ड इन लिक्विड इन न्यूट्रल पोजीशन। अब जो डेंसिटी है वाटर की या मटेरियल ऑफ द बॉडी की वो इक्वल है डेंसिटी ऑफ लिक्विड के। तो यानी जो आपके पास ऑब्जेक्ट है एंड जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी बराबर है तो क्या होगा, वो एकदम सरफेस के ऊपर रहेगा। ना ही वो ऊपर जाएगा ज़्यादा, ना ही वो नीचे आएगा, वो एकदम सरफेस के ऊपर रहेगा ऑब्जेक्ट। ना ही वो नीचे होगा ना ही वो ऊपर होगा, वो आपके पास यहाँ पे होगा। ओके, and when body float in a neutral equilibrium the weight of body is equal to the weight of displaced liquid। अब अगर आपके पास बॉडी न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर फ्लोट कर रही है सो आपके पास जो वेट होता है वो कितना होता है, जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया है। एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड या डिस्प्लेस लिक्विड शुड बी इन वन वर्टिकल लाइन। जो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी बॉडी की एंड जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी डिस्प्लेस लिक्विड की, वो आपके पास ऑलवेज जो है वर्टिकल लाइन में होते हैं, वन वर्टिकल लाइन में। फिर हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है सेंटर ऑफ बोएंसी। बोएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय योर बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बोएंसी। यानी आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए लिक्विड जो कि वाटर के जो कि डिस्प्लेस हुआ है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के अकॉर्डिंग उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ बोएंसी। ओके, जिस तरह हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय योर बॉडी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बोएंसी। एंड मेटा सेंटर हमारे पास कौन सी टर्म होती है, व्हेन अ फ्लोटिंग बॉडी इज स्लाइटली टिल्ड फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब आपके पास कोई बॉडी टिल्ट हो जाती है थोड़ी सी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, द सेंटर ऑफ बुएंसी शिफ्ट, जो सेंटर ऑफ बुएंसी है वो शिफ्ट हो जाती है। द पॉइंट एट विच द वर्टिकल लाइन पासिस थ्रू द न्यू पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बुएंसी मीट विद इन द इनिशियल लाइन इज कॉल्ड मेटा सेंटर। आपके पास न्यू बन जाता है। ओके, न्यू सेंटर ऑफ बुएंसी या सेंटर ऑफ जो वर्टिकल लाइन है वो वहाँ से पास होगी। फिर आपके पास कंडीशंस आती है। तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कोई बॉडी कब एकदम प्रॉपरली वे में फ्लो करेगी। अगर आपके पास जो मेटा सेंटर है मस्ट बी हायर देन द सेंटर ग्रेविटी ऑफ बॉडी। जो आपके पास मेटा सेंटर है
वो ऑलवेज़ आपके पास ज़्यादा होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। आपने देखा होगा जो हमारे पास शिप होती है कुछ इस शेप में होगी, तो वहाँ पे बीच में काफ़ी ऊंचा करके एक टर्म आपके पास बनाई होती है। शिप चाहे इधर हो जाए, इधर को लुढ़क जाए, उधर को लुढ़क जाए, फिर भी वो कहीं पर भी आपके पास नीचे नहीं गिरती है। ओके, एंड द लाइन ज्वाइन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड द सेंटर ऑफ फ्लोटेशन शुड बी वर्टिकल। एंड यहाँ पे आपके पास इसकी डेंसिटी के यूनिट है केजी पर मीटर क्यूब। ओके, डेंसिटी क्या होती है हमारे पास, मास पर यूनिट वॉल्यूम। एंड डेंसिटी जो है आपके पास आइस की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन से टेम्परेचर के ऊपर थे, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ओके, एंड सिंस रिलेटिव डेंसिटी इज़ अ रेशियो एंड इट इज़ यूनिटलेस, बट जो आपके पास रिलेटिव डेंसिटी होती है वो आपके पास यूनिटलेस होती है। उस रिलेटिव डेंसिटी के आपके पास कोई भी यूनिट नहीं होंगे। एंड रिलेटिव डेंसिटी इज मेजर बाई हाइड्रोमीटर। रिलेटिव डेंसिटी को हम हाइड्रोमीटर के थ्रू जो है मेज़र करते हैं। एंड द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन द नॉर्मल वाटर। जो आपके पास सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। दिस इज़ वाई इट इज़ ईजी टू स्विम इन सी वाटर। तो अगर उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो इट मीन आप वहाँ पे इजीली स्विम कर सकते हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि रिलेटिव डेंसिटी को किससे मेज़र करते हैं, हाइड्रोमीटर से। रिलेटिव डेंसिटी के क्या यूनिट है आपके पास, या आप कौन से वाटर में जो है ईजिली तैर सकते हैं, सी वाटर या नॉर्मल वाटर में। तो इसकी डेंसिटी क्यों आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि सी में आपके पास काफ़ी ज़्यादा सॉल्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। एंड व्हेन आइस फ्लोट इन वाटर 1/10 द पार्ट ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड द वाटर। अब आपने देखा होगा कोई भी आइस है जो कि वाटर में फ्लोट करती है, तो मान लीजिए अगर इतना टुकड़ा है आइस का तो केवल इतना ही आपके पास ऊपर होगा, बाकी 9 पार्ट जो होता है, 10 पार्ट जो होता है वो ऑलवेज उसका नीचे रहता है। 1:9 की रेशियो में बेसिकली आपके पास चलते हैं, यानी 9 पार्ट जो है नीचे रहेगा एंड 1 पार्ट जो आपका इसके ऊपर रहेगा। इसीलिए कहते हैं जैसे कि समुद्र में बड़े बड़े हिमखंड होते हैं, तो जैसे कोई जहाज़ आता है तो उसका आईडी वो नहीं लगा पाते और उससे टकरा कर कई बार वो क्रैश हो जाते हैं। एंड इफ़ आइस फ्लोट इन वाटर इन अ वेसल मेल्ट द लेवल ऑफ वेसल। तो ये तो आपको काफ़ी कॉमन टर्म है कि अगर आपके पास किसी गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें हमने आइस डाल दी, एंड अगर आइस मेल्ट होगी तो पानी का लेवल ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या रिमेन कांस्टेंट। तो वो आपके पास रिमेन कांस्टेंट रहता है क्योंकि आइस में काफ़ी ज़्यादा होल्स होते हैं, यानी एयर ट्रैप होती है उनमें। ओके, एंड प्योरिटी ऑफ मिल्क इज़ मेजर बाई लैक्टोमीटर। एंड जो मिल्क है आपके पास उसकी प्योरिटी किसके द्वारा निकाल या जांची जाती है, लैक्टोमीटर के द्वारा। एंड जो आपके पास मिल्क से क्रीम को हम अलग करते हैं वो हम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू हम मिल्क को उनके जो जो क्रीम है उससे हम इसको सेपरेट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है फोर्सेस से रिलेटेड, यानी सरफेस टेंशन से रिलेटेड। अब सरफेस टेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले कोहेंसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस आती है, क्योंकि सरफेस टेंशन आपको ये बता सकता है कि कौन सा लिक्विड जो है वेट करेगा किसी ग्लास को या किसी सब्सटेंस को, कौन सा नहीं। तो फर्स्टली आपके पास कोहेंसिव फोर्सेस आती है, सेकंड आती है एडहेसिव फोर्सेस। अब इसको मैं आपको कॉमन वर्ड में समझा देता हूँ। जो आपके पास कोहेंसिव फोर्सेस है, को मीन्स सेम, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सबस्टांस इज कॉल्ड कोहेंसिव फोर्सेस। जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसके मॉलिक्यूल्स में जो उसकी इनर फोर्सेस है उसको होल्ड करने की वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर किसी सब्सटेंस में कोहेंसिव फोर्सेस ज़्यादा होगी एंड एडहेसिव फोर्सेस कम होगी तो वो सब्सटेंस किसी भी या वो लिक्विड किसी को बेट नहीं करेगा, जस्ट लाइक मरकरी। कोहेंसिव फोर्सेस कहाँ पे ज़्यादा होगी, सॉलिड में, एंड दिस इज़ वाई सॉलिड है फिक्स्ड शेप, यानी उसके मॉलिक्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। एंड कोहेंसिव फोर्सेस जो है गैसेस में नेग्लिजिबल होती है क्योंकि वो कहीं पर भी मूव कर सकती है। उसके बाद आपके पास एडहेसिव फोर्सेस आती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्सेस, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होती है
जैसे आपके पास एक लिक्विड है, दूसरा लिक्विड है, जैसे आपने साल्ट ले लिया या NaCl ले लिया, एकदम में पानी ले लिया, तो उनमें जो है कोहेसिव फोर्सेस कम है, उनमें आपके पास एडेंसिव फोर्सेस ज़्यादा है। सो वो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे। या आपके पास जैसे ग्लू होता है, तो ग्लू एंड पेपर को अगर आप लेंगे तो ग्लू पेपर के साथ स्टिच हो जाएगा। सो इट मीन वो उसमें आपके पास एडेंसिव फोर्सेस ज़्यादा है। तो ड्यू टू एडेंसिव फोर्सेस वन बॉडी स्टिच टू अदर। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सी फोर्सेस जो है किसी दो चीज़ों को आपस में चिपकाने या जोड़ने के काम में आती है, वो आपके पास होती है एडेंसिव फोर्सेस एंड अपोजिट होती है कोहेसिव फोर्सेस। अब सरफेस टेंशन क्या होती है आपके पास? सरफेस टेंशन होती है आपका, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज़ टेंडेंसी टू हैव द एरिया ऑफ इट्स फ्री सरफेस मिनिमाइज एज इफ वेयर अंडर टेंशन इट लाइक अ स्ट्रेच ऑफ इलास्टिक मेम्ब्रेन। अब सरफेस टेंशन क्या होती है हमारे पास? ये आपके पास प्रॉपर्टी है लिक्विड की अपने सरफेस को कम करने का, और ये एक फोर्स भी आप कह सकते हैं जो कि सरफेस के ऊपर वर्क करती है। हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो लिक्विड ड्रॉप है वो स्पेरिकल शेप क्यों लेती है? क्योंकि उनमें सरफेस टेंशन की वजह से जो है वो आपके पास स्पेरिकल शेप लेती है, क्योंकि स्पेरिकल का वॉल्यूम एंड उसकी शेप जो है मिनिमम होती है। ओके, एंड सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज मेजरली द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन आइदर साइड ऑफ इमेजरी लाइन। तो सरफेस टेंशन को आप इमेजिनरी लाइन के साथ जो है इसको कर सकते हैं। तो सरफेस टेंशन को आप फोर्स अपॉन लेंथ करके जो है इसको मान सकते हैं, या फोर्स ऑन जो भी। चलिए मैं आपको लिक्विड के केस में समझाता हूँ। ये आपके पास लिक्विड सरफेस है। अब जो मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, अब ये कोशिश करता है कि ये वहाँ से बाहर चला जाए, बट सभी मॉलिक्यूल ने इसको होल्ड करके रखा होता है अपनी तरफ। ओके, इस तरह से तो ये फोर्स होती है जो कि यहाँ पे हेल्पफुल होती है, इसके सरफेस को कम करने की वो कोशिश करती है। अब इसको अगर अट्रैक्ट करके रखेंगे अपनी तरफ तो ये थोड़ा सा बेंड रहेगा, क्योंकि इस तरफ तो कोई फोर्सेस है ही नहीं, बीच में होगा तो वो तो चारों तरफ फोर्सेस है, वो तो आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर होगा। एंड वर्क डन इन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। एंड अगर आपके पास जो वर्क डन है, अगर ये डायरेक्टली मैं आपको समझाता हूँ, जो आपके पास सरफेस है, अगर सरफेस एरिया को हम इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास जो सरफेस टेंशन है वो आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, एंड सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जो आपके पास सरफेस टेंशन होती है वो कम हो जाती है आपके पास अगर आपके पास जो है टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ हो जाएगी एंड वो वहाँ से एस्केप कर जाएगा। अब जिन सब्सटेंस में आपके पास हाई विस्कोसिटी होती है या सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, वो आपके पास ज़्यादा विस्कस होंगे, यानी जो विस्कस लिक्विड है आपके पास ज़्यादा विस्कस होंगे, उनमें आपके पास सरफेस टेंशन भी ज़्यादा होगी। ओके, एंड इसके बाद हमारे पास कैपिलरी ट्यूब एक्शन आता है, कैपिलरी आती है। तो ये दोनों की दोनों टर्म जो है आपके पास सरफेस टेंशन के वर्क फिनोमेना के ऊपर ही वर्क करती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके पास दो तरह के मिनिस्कस बनते हैं, वन इज़ लाइक दिस दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्स, दैट इज़ लाइक दिस कनकेव। अब यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस पे वेट करता है? तो जो आपके पास कनकेव है वो वेट करेगा, एंड जो कन्वेक्स है आपके पास वो वेट नहीं करता है। ये आपके पास होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट की वजह से। अगर आपके पास कहाँ पे ज़्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट है, कहाँ पे कम, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट काफ़ी कम है, तकरीबन 90 से कम होगा। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट तकरीबन 90 से ज़्यादा होगा। तो अगर आपके पास एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज़्यादा है, या आपके पास यहाँ पे कनकेव जो है इन्होंने फॉर्म किया हुआ है, तो ये इस सब्सटेंस को आपके पास यहाँ पे वेट करेंगे। ओके गाइस, अगर 90 से ज़्यादा है आपके पास एंगल तो ये वेट करता है, और ये आपके पास मिनिस्कस बनता है इन केस ऑफ वाटर, एंड ये मिनिस्कस आपके पास बनता है इन केस ऑफ मरकरी। ओके, ये काफ़ी कॉमन टर्म है एंड काफ़ी आज आज तक पूछी तो नहीं गई, फिर भी हमें हर एक चीज़ को पढ़ना है, तो इसीलिए हम यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ सकते। एंड यहाँ पे हमारे पास कैपिलरी या कैपिलरी टर्म यहाँ पे आती है। इफ़ अ कैपिलरी ट्यूब इज़ डिप्ड इन लिक्विड, तो लिक्विड असेंड और डिसेंड इन द कैपिलरी ट्यूब, दिस इज फिनोमेना इज कॉल्ड कैपिलरिटी। तो ये आपको बता रहा है कि जैसे आपके पास कोई व्हीकर है, आपने उसमें कैपिलरी डाली है, दो कैपिलरी डाल दी, इस तरफ आपके पास सेपरेट लिक्विड है, इस तरफ सेपरेट लिक्विड है। अब सम टाइम आपके पास वो ऊपर जा सकता है लिक्विड्स की, एंड सम टाइम वो आपके पास नीचे आ जाता है, आपने देखा होगा।
सम टाइम वो ऊपर जाता है, सम टाइम वो नीचे आता है। तो नीचे किसके केस में आता है? नीचे वो आपके पास मरकरी के केस में आता है। ओके, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत बन गया, नीचे इस तरह से आएगा एंड ये जो है आपके पास मरकरी के केस में आता है नीचे। यानी आपके पास जो डिसेंड होगा वो मरकरी के केस में होगा एंड असेंड जो है आपके पास वाटर के केस में होगा। ओके, ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है आपके पास। यानी जो आपके पास वाटर का लेवल है इन कैपिलरी, जैसे यहाँ तक वाटर है तो एक में ऊपर जाएगा, ये वाटर के केस में जाएगा एंड इन मरकरी के केस में आपके पास ये नीचे जाएगा। ओके, कुछ आपके पास इस तरह से बनेगा। ओके, and the height by which liquid ascend or descend in a capillary tube depend upon the radius of the tube and स्पेशली रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कि रेडियस कितना है, उसकी हाइट डिपेंड करती है। एंड अगर आपके पास जो कैपिलरी है जैसे यहाँ तक पानी चढ़ा है, अगर हम कैपिलरी को यहाँ से काट देंगे तो क्या होगा? पानी क्या बाहर जाएगा? नहीं, पानी ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, वो वहाँ से ओवरफ्लो नहीं करता है। ओके, एंड द कैपिलरी a capillarity depend on the nature of liquid and a solid both. The liquid which wet the wall of tube arise in the tube. देखिए इन्होंने यही कहा है कि जो वाटर या जो भी लिक्विड है जो कि वेट करेगा कैपिलरी को वो ऊपर तक जाएगा, यानी अराइज होगा, इंक्रीज होगा। एंड द लिक्विड विच डज नॉट वेट द वॉल वो आपके पास नीचे रह जाएगा। एग्जाम्पल भी आपके पास ग्लास कैपिलरी इन डिप्ड इन वाटर, तो क्या होगा? वाटर अराइज करेगा। ओके, एंड मिनिस्कस कौन सा बनेगा आपके पास? कनकेव। एंड सिमिलरली व्हेन अ ग्लास कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन अ मर्करी, मर्करी डिसेंड इन द ट्यूब एंड द शेप ऑफ द मर्करी मिनिस्कस इज कन्वेक्स। तो जो मैंने आपको अभी बताया इन्होंने पूरी की पूरी वो ही बात यहाँ पे कही है, तो इनको अपनी गांठ में बांध लीजिए और ऑलवेज याद रखिए कौन सा मिनिस्कस सही होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि मरकरी में किस तरह की फोर्सेस होती है? मरकरी में आपके पास कोहेंसिव फोर्सेस होती है एंड वाटर में आपके पास एडेंसिव फोर्सेस होती है, वाटर एंड ग्लास में। एंड थोड़ा सा हमारे पास इलस्ट्रेशन है कैपिलरी से रिलेटेड जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है। अ पीस ऑफ blotting paper shake ink because the pore of the blotting paper serve as a capillary tube। अब एक पेपर है जो आपके पास ब्लॉटिंग पेपर जो कि इंक को सिंक कर लेता है, तो किसकी वजह से करता है? क्योंकि उसमें पोर्स होते हैं जो कि कैपिलरी एक्शन वर्क करते हैं। एंड ऑयल इन द विक ऑफ लैम्प राइज ड्यू टू, एंड जो आपके पास ऑयल होता है किसके अंदर? जैसे हम जो आपने जैसे घर में दिया जलाया होगा तो उसमें हम थ्रेड यूज़ करते हैं, तो थ्रेड में जो आपके पास ऊपर जा रहा है या जो ऑयल ऊपर क्यों जाता है? वो घी डाला होगा या ऑयल डाला होगा, तो वो जाता है आपके पास कैपिलरी एक्शन की वजह से। ओके, द रूट हेयर ऑफ प्लांट ड्रॉन वाटर फ्रॉम द सॉइल, एंड जो आपके पास प्लांट्स होते हैं एंड उनकी जड़ें होती है वो वाटर जो है कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही अपने अंदर लेते हैं। एंड द प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, the soil is loosened and split into the piece by the farmer, and if the capillary tube is dipped in the water in an artificial satellite, अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कैपिलरी को डिप करते हैं वाटर में तो वाटर राइज अप टू द अदर एंड ऑफ द ट्यूब बिकॉज ऑफ इट्स ज़ीरो अपीरेंट वेट हाउ लॉन्ग द ट्यूब मे बी। तो वहाँ पे क्या होगा? आपके पास जो कैपिलरी है कितनी भी लंबी होगी उसके ऊपर तक जो है पानी चला जाएगा क्योंकि वहाँ पे आपके पास ज़ीरो वेट है। एंड एक्शन ऑफ टावर इन soaking up water from the body is due to capillary action of cotton इन द टॉवल। जो आपके पास टॉवल है, एक्शन ऑफ टॉवल इन सोकिंग अप वाटर, तो टॉवल में यूज़ किया जाता है कॉटन, और जैसे हम इसको यूज़ करते हैं तो वो वाटर को सोक कर लेता है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आपका कैपिलरी एक्शन से है। एंड मेल्टेड वैक्स इन अ कैंडल राइज अप टू विंक बाई कैपिलरी एक्शन, एंड जो आपके पास मोमबत्ती है वहाँ पे भी आपके पास जो है कैपिलरी एक्शन जो है वर्क करता है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक और टर्म्स है एंड इन it is a clear and dry needle. In keep slowly on the surface of the water. It float due to surface tension। अब यहाँ पे थोड़ी सी सरफेस टेंशन से रिलेटेड टर्म्स हैं। आपने देखा होगा अगर आपके पास कोई क्लीन एंड ड्राई नीडल है
ओके, कोई जैसे सुई मान लीजिए, अगर आप उसको स्लोली लेके जाते हैं इस वाटर के ऊपर एंड धीरे से इसको वहाँ पे रख देते हैं, तो वो वहाँ पे आपके पास फ्लो कर जाएगी अगर आप उसको हिलाते नहीं हैं, क्योंकि सरफेस टेंशन की वजह से ऊपर एक लेयर बनी होती है। अगर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो सरफेस टेंशन उसे ऊपर फ्लो करने देगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडिशन ऑफ डिटर्जेंट और सोप। अगर आप डिटर्जेंट और सोप को ऐड करते हैं वाटर में, तो वाटर की सरफेस टेंशन जो है कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी क्लीनिंग एबिलिटी जो है ज़्यादा हो जाती है। बबल ऑफ सोप सोल्यूशन आर बिग बिकॉज एडिशन ऑफ सोप। जो आपके पास बबल होते हैं सोप के आर बिग, वो बड़े होंगे बिकॉज एडिशन ऑफ सोप डिक्रीज द सरफेस टेंशन, क्योंकि जो सोप है आपके पास वो सरफेस टेंशन को कम करता है एंड बबल का साइज़ ज़्यादा हो जाता है। व्हेन कैरोसिन ऑयल इज स्प्रिंग्ड ऑन वाटर, जो आपके पास कैरोसिन ऑयल है अगर हम उसको वाटर के ऊपर फेंकते हैं तो क्या होगा, इट्स सरफेस टेंशन डिक्रीज, तो उसकी सरफेस टेंशन जो है डिक्रीज करती है। एज अ रिजल्ट द लार्वा ऑफ मॉस्किटोज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर डाई ड्यू टू सिंकिंग, तो जिसकी वजह से जो लार्वा ऑफ मॉस्किटोज है वो वहाँ पे मर जाते हैं ड्यू टू द सरफेस ऑफ द वाटर, या सरफेस के ऊपर मर जाएंगे। एंड वार्म सोप इज टेस्टली sorry warm soup is tasty because of high temperature, its surface tension is low and consequently the soup separate on all part of the tongue। जैसे कि जो गर्म सूप होता है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है हमें, क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर हाई होता है एंड हाई टेम्परेचर की सरफेस टेंशन कम होती है। आपने देखा होगा सूप काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, बट जब वो गर्म होगा तो उसमें सरफेस टेंशन कम है, तब वो हमारे जो टंग है उसमें ईजिली सेपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो गाइज़ आप देख सकते हैं काफ़ी कॉमन कॉमन क्वेश्चंस हैं। हो सकता है आज तक कुछ क्वेश्चन नहीं आए हों, बट ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। तो इन्हीं से रिलेटेड एप्लीकेशन पार्ट जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।